गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हमने आपको फूड एडल्ट्रेशन के बारे में, उससे क्या प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट है, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट 2006, इन सब के बारे में बता दिया था। आज उसके बाद उसी वीडियो में हमने आपको गाइड किया था कि हम आगे की वीडियोज़ में बात करेंगे हाइजीन ऑफ बॉडी की या हाइजीन से रिलेटेड की। अब ये हाइजीन हमारी बॉडी में 11 पार्ट्स में डिवाइड है। 11 पार्ट्स के हाइजीन हम देखते हैं और ये पूरी वीडियोस जो बनेंगी 4-6 वीडियोस, ये हाइजीन से रिलेटेड वीडियोस हैं। अब पहली चीज़ तो हाइजीन को हम समझ लें कि होता क्या। सामान्य तौर पे हाइजीन का मतलब होता है साफ सफाई। तो इस शब्द हाइजीन की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो हाइजीन शब्द की उत्पत्ति यूनानी भाषा के एक शब्द हाइजीनिया से हुई है। हाइजीनिया को हम स्वास्थ्य की देवी बोलते हैं यूनान में। पुराने ज़माने में यूनानी देवी देवताओं में हाइजीनिया को स्वास्थ्य की देवी बोला जाता था। तो उसी से हाइजीन वर्ड की उत्पत्ति हुई और इसको हाइजीन को हम आरोग्य विज्ञान भी बोलते हैं। अब इस हाइजीन में दो चीज़ें होती हैं, एक पर्सनल हाइजीन होता है, एक एनवायरमेंटल हाइजीन होता है। पर्सनल हाइजीन का मतलब आपका व्यक्तिगत स्वच्छता से संबंधित नियम, और एनवायरमेंटल हाइजीन का मतलब आपके आपस के जो पर्यावरणीय हाइजीन है, जहाँ आप रहते हैं उसके आसपास का क्षेत्र, वो साफ सफाई। अब एज अ नर्स या एज अ वार्ड बॉय या एज अ मेडिकल प्रोफेशनल हमारा रोल क्या है हाइजीन में, ये चीज़ें हमें मेनली देखनी है कि हम कोई अगर पेशेंट हमारे पास आता है जो अपना हाइजीन केयर करने में सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, सो अपने आप से वो अपनी केयर नहीं कर सकता। जनरली तो छोटे बच्चे होते हैं, मरीज होते हैं, बीमार होते हैं, ट्रॉमा के पेशेंट्स होते हैं, बेहोश होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, कई प्रकार के मरीज आते हैं मेडिकल लाइन में। तो उन मरीजों की हम कैसे देख रेख करेंगे? तो और उनमें जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स की हाइजीन है, बालों की हाइजीन है, मुंह की हाइजीन है, आर्मपिट्स की हाइजीन है, आपके जेनिटल्स का हाइजीन है, इन सब हाइजीन्स को हम किस प्रकार करेंगे, ये इस पूरे टॉपिक में आपको बताया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहली चीज़ की पर्सनल हाइजीन। तो पर्सनल हाइजीन या व्यक्तिगत आरोग्य का अर्थ है स्वच्छता और स्वास्थ्य के उन सिद्धांतों से है जो किसी मनुष्य द्वारा व्यक्तिगत स्तर पर अपनाई जाती हैं। इस स्वास्थ्य और स्वच्छता के वो नियम या वो कंटेंट्स जो हम पर्सनल लेवल पे अपना सकते हैं, उसको हम व्यक्तिगत हाइजीन बोलते हैं। अब भारत में व्यक्तिगत स्वास्थ्य और स्वच्छता की अवधारणा को धार्मिक रीति रिवाज से जोड़ दिया गया है। हमारे इंडिया में एक सबसे बड़ी बात यह है, चाहे आप किसी भी कास्ट कम्युनिटी क्रीड के हो, अब वो कास्ट कम्युनिटी क्रीड के होने के कारण होता क्या है कि हमें हर चीज़ें हम देवी देवताओं से रिलेट कर देते हैं, हर चीज़ें हम अल्लाह से रिलेट कर देते हैं, हर चीज़ें हम वाहेगुरु से रिलेट कर देते हैं। तो हमारे भारत में कई चीज़ों को हर चीज़ देवी देवताओं से रिलेट कर दी गई है। अब प्रथम श्रेणी होता है, पहला हमारे यहाँ कहते हैं कि दैट हेल्दियर बॉडी हैव अ हेल्दियर माइंड। एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क रहता है। जब हमारा शरीर साफ सुथरा रहेगा, सही सलामत रहेगा, तो उसके बाद हमारा दिमाग भी खुलेगा, हम और नए नए आइडियाज सोचेंगे, अच्छी अच्छी चीज़ों पे काम करेंगे। तो व्यक्तिगत स्वास्थ्य को प्रथम सुरक्षा की श्रेणी में, अर्थात पहला सुख निरोगी काया माना जाता है और व्यक्ति के प्रथम कर्तव्यों में शामिल है। अब यहाँ पे ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि व्यक्तिगत स्वच्छता का मतलब मात्र स्वास्थ्य से नहीं है। स्वास्थ्य के साथ साथ हमको अपने आप को संक्रमण से भी बचाना है। वी आर सपोज टू बी क्लीन एंड फ्री फ्रॉम एनी इन्फेक्शन। किसी भी प्रकार के संक्रमण से हम बचे रहें, ये पूरा का पूरा हाइजीन में आता है। तो अब व्यक्तिगत जो स्वच्छता हम करते हैं सुबह से लेकर शाम तक, या दूसरों को हम सलाह देते हैं, उसका मेन उद्देश्य क्या होता है? तो ऑब्जेक्टिव ऑफ पर्सनल हाइजीन क्या है? पहली चीज़ तो सर्वोत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति, हमें सबसे अच्छा हेल्थ मिल जाए। नंबर 2, स्वयं को रोगों से बचाना। जब हम साफ सुथरे रहेंगे, रोज नहाएंगे, ब्रश करेंगे, बाकी अपने साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे, साफ सुथरे वातावरण में रहेंगे, तो हमें रोगों होने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी और हम कम बीमार पड़ेंगे। तीसरा, स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। समाज में जब सारे लोग हेल्दी रहेंगे, प्रोडक्टिव होगा समाज, सारे लोग अपना काम ऑप्टिमम लेवल तक करेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे। और अस्वस्थता को कम करना। अगर कोई मान लीजिए कोई ऐसा है जो मैलन्यूट्रिश है, कोई ऐसा है जो बीमार है, तो हाइजीन को फॉलो अप करके हम उन चीज़ों को कम कर सकते हैं।
स्वास्थ्य के स्तर में वृद्धि करना, मास लेवल पे, कम्युनिटी लेवल पे, हम सामुदायिक स्तर पे जो स्वास्थ्य का स्तर है उसको हम ऊपर बढ़ाएंगे कि इसमें इतने % लोग बीमार रहते हैं, धीरे धीरे हाइजीन फॉलोअप करते चले गए तो वो परसेंटेज ऑफ जो लोग बीमार रहते हैं वो कम होता चला जाएगा। अब व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लाभ क्या क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, पहली चीज़ तो ये ऑब्जेक्टिव हमने जान लिया। अब आते हैं बेनिफिट्स पे। तो पहली चीज़ तो है कि स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में सहायक होता है। जब हम साफ सुथरा रहेंगे, आपने भी सुबह एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर आप सुबह किसी दिन ब्रश करना भूल जाओ, इन केस की बात कर रहा हूँ, सामान्य तौर पे सारे लोग करते हैं, बट इन केस अगर आप ब्रश करना भूल जाओ तो पूरे दिन भर आपके मुंह में ऐसा लगता है कि जैसे हम कुछ लेयर्स लगी हुई है। आप खाना खाते हो तो आपको वो प्रॉपर टेस्ट नहीं आता, तो अंततः आप शाम होते होते जाके एक बार ब्रश कराते हैं। तो दैट इज वन एग्जाम्पल। दूसरा, सुदृढ़ और आकर्षक व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक होता है। सपोज दैट आप साफ सुथरे व्यक्ति हो, आप हर जगह अच्छा खासा प्रेजेंटेशन है आपका, हर कोई आपको लाइक करेगा। अगर मान लो आप नहाए धोए नहीं हो, बाल बिखरे हुए हैं, चारों तरफ से आपके शरीर से दुर्गंध आ रही है, मुंह से दुर्गंध आ रही है, तो कोई भी आपके पास नहीं आना चाहेगा। तो ये व्यक्तिगत सुदृढ़ और आकर्षक व्यक्तित्व जो आपकी पर्सनैलिटी है उसको इन्हेंस करता है। फिर शरीर के विभिन्न अंगों की स्वच्छता और संक्रमण से मुक्ति मिलती है। सामान्य तौर पे गर्मी के मौसम में है या सर्दी के मौसम में जब लोग नहीं नहाते तो उनको दाद हो जाती है, उनको मतलब रिंगबोन्स हो जाता है, खुजली हो जाती है, शरीर पे चकते पड़ते हैं, दाने हो जाते हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो इन चीज़ों से आप दूर रहेंगे, आपको इन्फेक्शन बहुत कम होने के चांसेस रहेंगे। दूसरी नेक्स्ट पॉइंट है कि आपका जो इम्यूनिटी लेवल है, जो आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम है, वो एनहेंस होगा और रोगों से लड़ने की क्षमता आप में विकसित होगी। व्यक्ति की ऊर्जा का परिरक्षण होता है और दैनिक कार्यों में उत्साहवर्धन बढ़ता है। सुबह आप उठे, फ्रेश हुए, ब्रश किया, नहाया धोया, आप पूरे दिन भर फ्रेश माइंड रहोगे कि हमको ये काम करना है, वो काम करना है। तो आपकी जो एनर्जी होगी वो भी कंजर्व होगी और आप अपने जो दैनिक कार्य होते हैं, जो आपकी डेली एक्टिविटीज़ होती हैं, उन डेली एक्टिविटीज़ में आप मन लगा के काम करोगे। उसके बाद व्यक्तिगत स्तर पे अगर आप स्वच्छ रहोगे तो राष्ट्रीय स्तर पे स्वास्थ्य में बढ़ोतरी होगी। तो यू कैन कंट्रीब्यूट इन द नेशनल हेल्थ ऑल्सो। अब क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं जिससे हम पर्सनल हेल्थ पे केयर कर सकते हैं, क्या क्या गतिविधियां हैं जो हमको सामान्य तौर पे करनी चाहिए। तो पहले कि आपके भोजन में, जो अभी मैं पिछला न्यूट्रिशन पढ़ा रहा था आपको बताया, आपके निद्रा में, आपके व्यायाम में, इनमें एक सामंजस्य होना चाहिए। आप कब सोते हैं, कब उठते हैं, कब खाते हैं, कब आप एक्सरसाइज करते हैं, कब आप रेस्ट करते हैं, कब आप वॉक करते हैं, इन सब चीज़ों में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपके वजन पर नियंत्रण होना चाहिए आपका। आप बहुत ज़्यादा अगर ओबेस हो जाओगे, बहुत ज़्यादा आप में ओबेसिटी आ जाएगी तो आप चल फिर नहीं पाओगे, आपको समस्याएं आएंगी। शरीर के सभी अंगों की साफ सफाई का ध्यान रखना, जितने भी शरीर के आपके अंग हैं सभी अंगों की साफ सफाई का आप ध्यान रखें। औषधि, अल्कोहल, धूम्रपान, इन चीज़ों में जो भी स्वास्थ्य के मानक बनाए गए हैं उनका पालन करना। अपने मन से कोई मेडिसिन नहीं लेना है आपको। अगर कोई इशू भी है या कम्युनिटी में किसी को इशू है तो आप उसको ये सलाह दें कि जाके किसी डॉक्टर से या किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर से संपर्क कर ले, वो उसके बाद मेडिसिन ले। गांव देहातों में एक सामान्य टेंडेंसी होती है कि व्यक्ति को रोग कुछ भी होता है, वो मेडिकल स्टोर पे जाते हैं, कुछ पैसे दिए और मेडिसिन खरीदी और खा ली। तो होता क्या है कि स्टेरॉइड्स का यूज़ मेडिकल स्टोर वाले लोग ज़्यादा करते हैं। उस स्टेरॉइड के यूज़ से उस व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमताएँ कम हो जाती हैं। तो वो धीरे धीरे वो व्यक्ति क्या करता है, बहुत ज़्यादा टेंडेंसी उसकी बढ़ जाती है दूसरे रोगों की तरफ। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना। स्वास्थ्यप्रद आदतों का निर्माण और अच्छे जीवन जीने के नियमों का पालन करना, ये चीज़ें आप कम्युनिटी में लोगों को बताइए, गांव देहातों में बताइए कि भाई जो स्वास्थ्यप्रद जीवन है या अच्छा जीवन कैसे जीते हैं, एक बैलेंस सिस्टम कैसे होता है कि सुबह आपका चार्ट आपने डेली बेसिस पे बना लिया, सुबह कब उठना है, कब सोना है, कब फ्रेश होना है, कब हमको पढ़ना है, कब हमको काम करने जाना है, कब खाना खाना है, कब एक्सरसाइज है, रेस्ट है, ये आपने डेली बेसिस पे अपना चार्ट बना लिया। तीसरी चीज़, मानसिक सामंजस्य की तकनीक सीखना, मेडिटेशन में। फिजिकल हेल्थ के साथ जब हम आपको पढ़ा रहे थे दैट डायमेंशंस ऑफ हेल्थ, हमने आपको मेंटल हेल्थ भी पढ़ाया था वहाँ पे। तो मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य के आयाम को भी आपको सही रखना है। अब पता लगा आप शरीर से बहुत ज़्यादा स्वस्थ हैं मगर आप मानसिक रूप से उतने स्वस्थ नहीं हैं,
आप स्ट्रेस में हैं, आप एंग्जाइटी में हैं, आपको कोई टेंशन हो रखी है, तो आप ऑप्टिमम लेवल पे उतना काम नहीं कर पाएंगे जितना आपके शरीर को काम करना चाहिए। टीकाकरण के तहत जितनी भी चीज़ें होती हैं, अगर गर्भवती महिलाएं हैं उनको, छोटे बच्चे हैं उनको, हर किसी को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित करना, टीकाकरण के महत्व को समझाना और उन बच्चों को, उन माताओं को, उनके परिवार वालों को या समाज को ये बताना कि इस टीकाकरण से आपको क्या क्या लाभ होगा भविष्य में। बीमार होने पर उपचार कराना और रोगों के पुनः, अगर आपको बार बार रिपीटेडली अगर डिजीज हो रही है तो उसका प्रॉपर चेकअप करवाना और उस हिसाब से मेडिकेशन फॉलो करना। और लास्ट बट नॉट लीस्ट फैमिली प्लानिंग, परिवार नियोजन के महत्व को समझाना, क्योंकि सामान्य तौर पे अगर एक स्लोगन में बोला जाता है छोटा परिवार सुखी परिवार, तो अगर छोटा परिवार होगा, इनकम कम भी है ज़्यादा भी है, तभी भी पर्सनल हाइजीन पे जो थोड़े बहुत खर्च होते हैं वो परिवार के लोग कर जाएंगे। बट अगर परिवार बहुत बड़ा होगा तो हर बच्चे पे माता परिवार वाले लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिस कारण से बच्चों को हाइजीन केयर में समस्याएं आती हैं। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट कि परिवार नियोजन पे ध्यान देना। तो अब पर्सनल हाइजीन के लिए किन किन चीज़ों का ज़रूरी है? अब हमारे शरीर में जितने अंग हैं सब ज़रूरत है। पहली, माउथ हाइजीन, मुंह को साफ सफाई हम कैसे करेंगे। दूसरा, केयर ऑफ स्किन, त्वचा की साफ सफाई कैसे करेंगे। तीसरा, केयर ऑफ हेयर, बालों की साफ सफाई कैसे करेंगे। चौथा, केयर ऑफ आईज, आंखों की साफ सफाई कैसे करेंगे। पांचवा, केयर ऑफ ईयर्स, कानों की साफ सफाई कैसे करेंगे। छठा, हाथों की साफ सफाई, केयर ऑफ हैंड्स। सातवां, पैरों की साफ सफाई, केयर ऑफ फुट्स। देन केयर ऑफ पेरिनियम, पेरिनियम मतलब जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी होता है, जहाँ पे यूरिन और स्टूल का डिस्चार्ज होता है, वहाँ की देखभाल कैसे करेंगे। महिलाओं में मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, तो उस मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान आप कैसे हाइजीन केयर करेंगे। एंड सेक्सुअल हाइजीन, जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं, जो हमारे यौगिक अंग हैं, उनको हम कैसे साफ सफाई रखेंगे। तो ये पूरी 11 पॉइंट्स हैं जो इस कंप्लीट चैप्टर में आपको बताएंगे कि एक पॉइंट अलग अलग वीडियोस में आता जाएगा, अलग अलग वीडियोस में हम आपको बताते चले जाएंगे। तो अब पहला स्टार्ट करते हैं माउथ हाइजीन। अब सुबह सुबह आप सो के उठते हैं तो क्या करते हैं, कुल्ला करते हैं, मुंह साफ करते हैं, ब्रश करते हैं, मंजन करते हैं। ये एक सामान्य प्रक्रिया है, छोटे से बच्चों को सिखाया जाता है, बुजुर्ग तक लोग करते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि कोई नमक से करता है, कोई कोयले से करता है, कोई गुल से करता है, कोई ब्रश मंजन से करता है, कोई बीज से करता है, कोई दातुन से करता है। ये अलग अलग स्तरों पे अलग अलग होती है, उसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो अब मुख से आप बढ़िया क्यों, ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हम जो भोजन ग्रहण करते हैं वो मुख से ग्रहण करते हैं, और जब हम मुंह से भोजन ग्रहण करते हैं तो उस भोजन का स्वाद क्या है, उस भोजन का टेक्सचर क्या है, वो भोजन हम चबाते हैं, निगलते हैं, उसके बाद हमारे आंतों में जाता है। यदि हमारा मुंह साफ नहीं रहेगा, हमारे मुंह में इन्फेक्शन हुआ रहेगा, तो वो इन्फेक्शन हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स में भी धीरे धीरे जाके कवर अप मतलब हो जाएगा, तो हमें समस्या आ जाएगी। तो मुख द्वारा आहार का सेवन करने से, भोजन चबाने से और निगलने के पश्चात भी हमारे दांतों और मसूड़ों के बीच में भोजन के कुछ कण बचे रह जाते हैं, और यदि हमने उनकी साफ सफाई नहीं की तो वो धीरे धीरे वहाँ पे सड़ जाते हैं, और सड़ने के बाद पूरे मुंह में दुर्गंध उठती है और मुख के अलग अलग प्रकार के रोग हो सकते हैं। अब मेंटेबल के ऊपर फेरिंक्स, जो आप एक स्पेस है जिसको हम बक्कल कैविटी बोलते हैं, कि हमारे निचले जबड़े से ऊपर, ऊपरी जबड़े से नीचे, कंठ के आगे तक, जीभ, लार ग्रंथियाँ, ये सारी चीज़ें हमारे मुंह में होती हैं। अब मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? पहली चीज़ तो दांत, मसूड़ा, बकल कैविटी जिसको मुख की गुहा बोलते हैं, जीभ, ओठ, ये सब साफ और स्वच्छ रखना। दूसरा, मुख, गुहा तथा अन्य संबंधित अंगों को संक्रमण से रोकना। तीसरा, दांतों के बीच फंसे हुए भोजन कणों को निकालना और मुख में होने वाली बदबू को रोकना। व्यक्ति को तरोताज़ा महसूस कराना और भूख का बढ़ाना। जब आप अच्छे से चबाएंगे, खाएंगे, मुंह आपका साफ रहेगा तो आपको खाना खाने का मन करेगा, बट आपके मुंह में अगर इन्फेक्शन हुआ रहेगा, सब कुछ आ रहेगा, तो आप खाना उस हिसाब से नहीं खा पाते हो। अब जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स क्या क्या हैं? पहली चीज़ तो फैक्ट ये है कि मुख साफ रखने से व्यक्ति स्वच्छ, तरोताज़ा, स्वस्थ महसूस करता है। स्वच्छ मुंह और दांत व्यक्ति की सबसे मूल्यवान संपत्ति होती है। हमारी बॉडी में एक
वैसे पहेली भी पूछी जाती है कि हमें जीवन में 2 बार फ्री में क्या चीज़ें मिलती हैं। तो हमें जीवन में 2 बार फ्री में हमारे दांत मिलते हैं। एक दूध के दांत मिलते हैं, उसके बाद जो आपके बाइनियल दांत दोबारा जमते हैं। अगर उसके बाद उन दांतों में कुछ हो गया तो फिर उसको करने के लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं। तो मुंह, क्योंकि इससे व्यक्तित्व में निखार आता है। अच्छा मुंह स्वच्छता के कारण व्यक्ति को समाज में स्वीकार योग्य बनाता है। अब उन सभी व्यक्तियों के मुख की साफ सफाई में, साफ करने में सहायता करनी चाहिए जो अपने आप मुख साफ करने में सक्षम नहीं है। ऐसे मरीजों की मुखबाल बार बार करनी चाहिए, 2 से 4 घंटे पर हर बार उनका मुख चेक करना चाहिए। अब ये किस प्रकार के व्यक्ति हैं? पहला, गंभीर रोगी। अगर कोई सीवियर पेशेंट है जो बेड रिडन है, बेड पे है, वो अपना पेट मंजन नहीं कर सकता, तो एज अ नर्स, एज अ वार्ड बॉय हमारा काम बनता है कि हम उसके मुंह की साफ सफाई करें। देन पैरालाइज्ड अगर कोई है, किसी के हाथ में लकवा मार गया है, कोई अगर पैरालाइज्ड पेशेंट है, उसके मुंह की साफ सफाई हम करेंगे। कोई बेहोश रोगी है, फेंटेड है, अगर वो अपने कॉन्शियस में नहीं है, अनकॉन्शियस पेशेंट है, आपके पास आया बेहोश अवस्था में, तभी भी उसके मुंह की साफ सफाई आपको करनी है। ऐसे मरीज हैं जिनको गले में नली लगी हुई है, मुंह में कोई इन्फेक्शन हुआ है, कटा फटा है, जो मुंह से खाना नहीं ले सकते, फिर भी मुंह की साफ सफाई करना जरूरी है। कुपोषण और निर्जलीकृत रोगी, ऐसे व्यक्ति जिनको डिहाइड्रेशन हुआ है, जो कुपोषित बच्चे हैं उनको, मुंह की बीमारियां जिनको हुई हैं उनको, और ये सारे के सारे लोगों को हमें मुंह के साफ सफाई हमारा जिम्मा बनता है कि जब वो हमारे हॉस्पिटल में या हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन आते हैं तो ये हम उनके लिए करें। अब करना क्या चाहिए? पहली चीज़ तो पर्याप्त मात्रा में उनको डिहाइड्रेट करना चाहिए, निर्जलीकरण उनका रोका जाना चाहिए। उनको पर्याप्त मात्रा में पानी देके जितना हो सके उनको पानी पिलाइए, और उनका डिहाइड्रेशन, अगर वो डिहाइड्रेटेड है, मालन्यूट्रिशन है, तो उसको आप रोकिए। दूसरा, दांतों की साफ सफाई में जो लाई जाने वाली ब्रश है वो सॉफ्ट होनी चाहिए, हार्ड नहीं होनी चाहिए। सॉफ्ट ब्रश के बेनिफिट ये रहती है कि दांतें साफ सफाई होती है और मसूड़ों का मसाज होता है। अगर मान लीजिए आपने हार्ड ब्रश यूज़ किया तो मसूड़े में उसके ब्रिसल से वो कट सकता है, मसूड़े से खून आ सकता है, मसूड़े में चोट लग जाए तो सूजन हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है उस पेशेंट के। तो या तो आप दांतों की साफ सफाई करिए और मसूड़ों को हाथों से मसाज करिए। अब इस प्रकार करना चाहिए कि ब्रश अंदर सतह पे दाएं से बाएं और नीचे से ऊपर की तरफ 1 2 3 4 1 2 3 4 ये सिस्टम होता है ब्रश की साफ सफाई करने का। अगर सूखे ओठ हैं तो उसको मुलायम करने के लिए, मान लीजिए कोई पेशेंट फेंटेड है या लकवाग्रस्त है, वो अपने मुंह की साफ सफाई नहीं कर पाता है और उसके ओठ धीरे धीरे डिहाइड्रेशन के कारण सूखते चले जा रहे हैं, तो उसके मुंह ओठों पे आप कोई क्रीम लगा लीजिए या ग्लिसरीन से उसको रब कर लीजिए, तो वो लुब्रिकेट हो जाएगा, जिससे कि उसके होंठ कटे फटेंगे नहीं। सादे सस्ते माउथ वॉश सामान्य तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। जो माउथ वॉश आते हैं, मुंह की दुर्गंध अगर किसी की आती है तो वो जो जनरल माउथ वॉश आते हैं आप मुंह में, लेकिन वो 1-2 सेकंड आप कुल्ला करके 30 सेकंड 40 सेकंड तक कुल्ला करके आप रख सकते हैं। फिर दांतों और मसूड़ों को स्वच्छ रखने के लिए संतुलित आहार देना चाहिए कि हमारे दांत मसूड़े स्वच्छ रहें। उससे समय समय पर दंत चिकित्सक से नियमित जांच कराते रहनी चाहिए। जो भी डेंटिस्ट है उसके पास टाइम टू टाइम जाते रहिए कि हमारे दांतों में कोई समस्या है, दर्द हो रहा है, आपके दांतों में कैविटी हो गई है या कुछ और रोग है, तो एक बार उससे चेकअप कराते रहना चाहिए। फिर नर्स को मरीज के मुख की देखभाल करने के साथ साथ मरीज के जो रिश्तेदार हैं, जो उनके तामीरदार हैं, उनको भी सलाह देनी चाहिए कि आप भी अपने ओरल हाइजीन को प्रॉपरली रखिए। अब नर्स की, मरीज की बीमारी के दौरान नर्स की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं? तो पहली चीज़ तो मुख गुहा को आवश्यक अवस्था को देखें। आप उसकी बकल कैविटी को ऑब्जर्व करें, विजुअलाइज करें कि कैसी उसकी बकल कैविटी है, चोट लगी है, स्वेलिंग है, नहीं है, मुंह में कोई रोग है, किस प्रकार का है। जैसे वाइटल साइन मैंने आपको बताया था कि आप ऑब्जर्व करके चीज़ों को देख सकते हैं, इसी तरह आप बकल कैविटी को देखिए, ऑब्जर्व करिए। सेकंड, कोई पेशेंट ऐसा है जो खुद से अपने मुंह को ठीक कर सकता है, अपने मुंह का ओरल कैविटी को साफ सफाई कर सकता है या नहीं कर सकता है, उस पेशेंट की जो एबिलिटी है उसको आप एसेस करिए। तीसरा, यह तय कर लीजिए कि कितनी बार देखभाल करनी है। दिन में 2 बार, दिन में 2 बार तो सामान्य तौर पे सुबह शाम लोग ब्रश कर लेते हैं, दिन में 3 बार, 4 बार, 5 बार, कितनी बार आपको करना है, आप एक चार्ट प्रिपेयर करके उसको एसेस कर लीजिए। उसके बाद मरीज को हिलाने डुलाने की स्थिति या
किसी मरीज के लिए किसी डॉक्टर ने कोई स्पेसिफिक आपको रिकमेंडेशन दी है, कोई स्पेसिफिक आपको रेफरल दिया है, उन चीज़ों को ध्यानपूर्वक रखिए। अब पहले आप अगर ये चीज़ें एसेस कर लेते हैं तो असेसमेंट करने के बाद आपको ओरल हाइजीन को क्लियर आउट करने में बहुत आसानी होती है। अब मुख की देखभाल करने के लिए आवश्यक सामान क्या क्या है, कौन कौन से यूटेंसिल्स आपको ज़रूरत पड़ेंगे। तो पहली चीज़ तो फ्रेश टॉवल मुंह को पोंछने के लिए। दूसरी चीज़ मैकेंटॉश। मैकेंटॉश एक प्रकार की, आपने अस्पतालों में देखा होगा, हरे रंग की चादर होती है, रबड़ी चादर होती है, रबड़ की बनी हुई होती है। उस रबड़ी चादर पे ये होता है कि इन्फेक्शन कम होता है, उसको धुल के आप साफ कर सकते हैं, वो 1-2 घंटे में सूख जाती है। उसको मैकेंटॉश बोलते हैं कि बिस्तर या अन्य कपड़ों को खराब होने की स्थिति से बचाने के लिए आप बेड के ऊपर मैकेंटॉश लगा देते हैं। दूसरा, आपको जग में गर्म ठंडा पानी हो मुंह को साफ सफाई के लिए। तीसरा, आपको फीडिंग कैप से अगर मान लीजिए वो बाउल लटता है तो उसमें आप कायदे से उसको रख सकते हैं। तीसरा, आर्टरी फोर्सेप एंड डिस्टिंग फोर्सेप। आर्टरी फोर्सेप होता है मुंह को खोलने बंद करने के लिए। अगर कोई ऐसा पेशेंट है जो बेहोश है या कोई ऐसा पेशेंट है जो बेड रिडन है, अपने मुंह को नहीं खोल सकता है, तो आप आर्टरी फोर्सेप लगा के उसको मुंह को आप खोल सकते हैं। एंड गेज पीसेस, छोटी छोटी पट्टियाँ उसको सुखाने के लिए, कॉटन सुखाने के लिए। किडनी ट्रे, उन सामानों को रखने के लिए, जितना भी सामान अभी मैंने आपको ऊपर बताया, उन सामानों को रखने के लिए किडनी ट्रे। एंड साफ पानी से भरा हुआ एक बाउल, कटोरा, कि आप अपने हाथ उसमें धो सकें। नेक्स्ट, इसके अलावा अच्छा टूथपेस्ट हो, पाउडर हो, सॉफ्ट ब्रिसल वाला ब्रश हो, ये सारी चीज़ें आप रख सकते हैं। कुछ केमिकल्स आते हैं जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड 1:8 के रेशियो में होना चाहिए। अगर हाइड्रोजन पेरोक्साइड आपने सॉलिड ले रखा है तो उसमें एक अगर आप टैबलेट डालते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, तो कम से कम आपको 1 लीटर उसमें पानी डालना पड़ेगा। अगर आप 8% Na उसके डालते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड के। और अगर आपने NaCl लिया हुआ है तो सलाइन मार्केट में मिलता है, आप वो सलाइन सिंपली यूज कर सकते हैं। और ल्यूब्रिकेंट के लिए मलाई है, मक्खन है, वैसलीन है, जैतून का तेल है, ये सारी चीज़ें आप उसको, लिप गार्ड है, क्रीम है, ये ओंठों पे लगाने के लिए, अगर किसी पेशेंट के ओंठ बहुत ज़्यादा सूख गए हैं तो उसको लगा के आप उसकी साफ सफाई कर सकते हैं। अब मरीज को आप कैसे तैयार करेंगे कि पहले तो ये देख लीजिए कि मरीज होश में है या बेहोश है। अगर मरीज अपने कॉन्शियस में है तो ठीक, अगर मरीज बेहोश है तो तभी भी आप उसके प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेंगे। दूसरी चीज़ कि मरीज को हमेशा एक साइड अकेले कमरे में लेके जाइए, पब्लिकली आप उसको ओरल हाइजीन नहीं करेंगे। तीसरी चीज़ है कि मरीज को आरामदायक हो, मरीज को स्वास्थ्य हो, आराम से बेड पे उसको लिटा दीजिए। मुंह अगर खोल सकता है मरीज तो मुंह खुलवा के आप उसका ओरल हाइजीन कर लें। और मैकेंटॉश बिछा दीजिए, फोर्सेप आपने ले ही रखा है, वाटर बॉटल्स आपके पास ही हैं। अब आपको करना ये है कि सबसे पहले नर्स को अपने हाथ को अच्छी तरह से धो लीजिए, और जिससे कि जो क्रॉस कंटामिनेशन होता है कि आपके हाथों में अगर कोई बैक्टीरिया होगा, हो सकता है उसके माउथ में चला जाए, तो आप अपने हाथों को NaCl से या हाइड्रोजन पेरोक्साइड से या KMnO4 से आप अपने हाथों को साफ कर लीजिए। दूसरा, गर्म पानी में ठंडा पानी मिलाकर सहने भर का आप पानी बना लीजिए, जिससे कि मरीज कुल्ला कर सके, और एक माउथ लोशन आप तैयार करा सकें। मरीज को कुल्ला कराने के बाद उसकी मुंह धोने में सहायता करिए। कुल्ले के बाद मुंह से निकलने वाले पानी को आप जो किडनी ट्रे आपने ले रखा है उस किडनी ट्रे में आप रखिए। उसके बाद टूथब्रश को गीला करिए, उस पर थोड़ा सा पेस्ट लगाइए, और वो अगर मरीज अपने से करने में टूथब्रश सक्षम है तो आप मरीज को टूथब्रश दे देंगी। मरीज अपने से, जैसे मैंने अभी बताया 1 2 3 4 वाले मोशंस में मरीज अपना कर लेगा। अगर मरीज सक्षम नहीं है तो आप उसका 1 2 3 4 के मोशन में आप उसका ब्रशिंग करा दीजिए। ब्रशिंग कराने के बाद फिर उसको कुल्ला कराइए, गर्म ठंडा पानी जो आपने मिक्सचर तैयार रखा है उससे। कुल्ला कराने के बाद अगेन किडनी ट्रे में धुपाइए, और जो कॉटन गेज है उससे उसके मुंह पोंछ दीजिए। यदि मसूड़ों में मालिश करने की ज़रूरत है तो इंडेक्स फिंगर से मसूड़ों की मालिश की जाती है, या तो मरीज कर ले या मरीज का कोई तीमारदार हो तो वो कर ले, या एज नर्स अगर आप हैं तो आप कर सकते हो। इससे जो म्यूकोसा लेयर होती है वो मजबूत होती है, और इम्यूनिटी स्तर जो हमारा है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो हमारी बढ़ जाती है। अब मरीज को अपना चेहरा धोने में सहायता करिए। अगर मरीज कर सकता है तो ठीक है, नहीं कर सकता तो आप स्वयं उसका करिए, चेहरा धोइए। अगर होंठ फटे फटे हो तो वहाँ पे ग्लिसरीन लगा दीजिए, कोई अगर आपके पास एंटीसेप्टिक है तो वो लगा दीजिए, और सूखने से होंठों को बचाइए। इतना करने से मरीज अपने आप को तरोताज़ा महसूस करेगा। ये उस मरीज के लिए है जो मरीज
अपने आप से होश में है और आप उसको ब्रशिंग करा रहे हैं। अब मरीज ऐसा है कि मान लीजिए वो बेहोश है, अनकॉन्शियस है, तो उसमें दोनों के दोनों स्टेजेस सेम है, बस डिफरेंस थोड़ा सा ये है कि आपने जो क्वाड्रिसेप लिया हुआ है उस क्वाड्रिसेप से आप मरीज का मुंह खोल के उसमें लगा देंगे तो मरीज का मुंह बार बार बंद नहीं होगा। जब मुंह बंद नहीं होगा, एक बार मुंह खुला रहेगा, तब आराम से आप उसके मुंह की साफ सफाई कर सकते हैं। बाकी सारी चीजें वही हैं जो एक होश में आए हुए मरीज की हैं। अब अगर मान लीजिए कोई मरीज ऐसा है जो निग्लेक्ट करते हैं, सामान्य कोई भी व्यक्ति जो ओरल हाइजीन को निग्लेक्ट करता है, तो उसके लिए क्या होता है, पहली चीज तो जिंजिवाइटिस हो जाता है। जिंजिवाइटिस क्या होता है, मसूड़ों में सूजन हो जाती है। फिर कैलोसिस हो जाता है, मसूड़ों से दुर्गंध आने लगती है। ग्लासिटोसिस हो जाता है, खून निकलने लगता है मसूड़ों से। आपके दंत में फोड़ा हो जाता है, दांत खराब होने चालू हो जाते हैं। देन पेरिडोंटल डिजीज हो जाती है, दांतों का क्षरण होने लगता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके अगर आप ओरल हाइजीन को अगर आप केयर नहीं करते, अगर आप ध्यान नहीं देते, तो ओरल हाइजीन के कारण ये सारी बीमारियां होती हैं और ये धीरे धीरे गंभीर रूप ले लेती हैं। अब पहली चीज़ जिंजिवाइटिस, तो जिंजिवाइटिस में होता क्या है कि मसूड़ों में सूजन होती है और मसूड़ों में सूजन होने के बाद मसूड़े जो हैं वो उनसे ब्लीडिंग होने लगती है। फिर पेरिडोंटिस, पेरिडोंटिस एक दूसरी अवस्था है जिसमें दांत को घेरने और जो दांतों के साइड में जो हमारे ऊतक होते हैं उसमें सूजन हो जाती है। फिर नेक्रोलाइजिंग अल्सराइटिस जिंजिवाइटिस हो जाता है, दांतों में घाव हो जाते हैं। चौथा आपका केलोसिस हो जाता है और आप धीरे धीरे ओंठ सूखना चालू हो जाते हैं, ओंठ फटना चालू हो जाते हैं, विटामिन बी की कमी हो जाती है। मसूड़ों से खून बहने लगता है, बैड ब्रीथ होता है, दुर्गंध आती है जिससे आप समाज में नहीं जा पाते। मुंह अगर आपका गंदा रहता है तो आपको भूख लगना धीरे धीरे कम हो जाती है, आपको एनोरेक्सिया हो जाता है, दांतों की बीमारी के कारण भूख लगना कम हो जाता है। और हो सकता है कि ये सारी चीज़ें बढ़ते बढ़ते अगर आपने केयर नहीं किया तो माउथ अल्सर हो और दैट अल्टीमेटली कन्वर्ट्स टू द माउथ कैंसर। तो इन स्थितियों को बचाने के लिए एज अ नर्स या एज अ एएनएम आप जब फील्ड में जाएं तो आप पब्लिक को, पेशेंट को, छोटे बच्चों को, हाउसवाइफ्स को, जितने भी लोग हैं समाज में, सबको आप सलाह दें कि ओरल हाइजीन मेंटेन करके रहें। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है बालों की हाइजीन, जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि बालों का केयर कैसे करते हैं हम किसी पेशेंट का। थैंक यू फॉर दिस योर टाइम।